ओके, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किया कि जो एवलीन ग्लैनी थी शी वॉज गोइंग टू ज्वाइन द म्यूज़िक एकेडमी इन लंदन फ्रॉम स्कॉटिश फार्म्स। यहाँ पे बताया है कि वो एक बनने वाली म्यूज़िशियन थी, लेकिन मतलब उसके लिए एक चैलेंज था कि वो एक फार्म एरिया से लंदन जैसे एकेडमी में ज्वाइन करने जा रही थी। ये उसके लिए चैलेंज था, नो डाउट, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज उसने पहले से ही एक्सेप्ट किया, पहले से उसकी लाइफ में चल रहा था। उस चैलेंज को वो प्ले कर रही थी। क्या था कि वो बहुत बुरे तरीके, वो मतलब कि डेफ थी, राइट, बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था। एवलीन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। एवलीन ग्लैनी का जो सुनने की क्षमता का जो लॉस था, मतलब कि जो सुनने, जिसको सुनाई देना कम हो रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। एकदम से ऐसे नहीं कि एकदम से या वो बाय बर्थ वो डेफ थी, नहीं, धीरे धीरे। जब वो 8 ईयर्स की थी तो मतलब कि उसकी मदर को ये पता चला था, हम आगे रीड करते हैं इसको। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलीन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर ने बताया कि उसको याद था कि कुछ तो गलत चल रहा था जब उसकी 8 ईयर्स की डॉटर एवलीन पियानो प्ले करने के लिए स्टेज पर वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसके नेम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से। उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा कि उसका नेम बुलाया जा रहा है स्टेज पे, वो अपना प्रिपेयर होके फटाफट से स्टेज पे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाए। नो, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। आई सडनली रियलाइज, यहाँ पे आई कौन है? एवलीन की मदर। आई सडनली रियलाइज्ड, शी कौन है? एवलीन हरसेल्फ। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। कहती मुझे अचानक से मैंने रियलाइज़ किया कि भाई उसने सुना ही नहीं। सेज इज़बेल ग्लैनी उसकी मदर का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलीन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कहते कि कुछ समय से वो एवलीन जो थी वो उसने कोशिश तो पूरी करी थी कि वो छिपा सके। कंसील का मतलब होता है छिपाना, छुपाना किसी चीज़ को, जैसे किसी राज को छिपाना, किसी बात को छिपाना। तो एवलीन ने पूरी कोशिश करी थी कि वो छिपा सके उसकी बढ़ती हुई, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई बहरेपन को वो छिपा सके लोगों से। उसने मैनेज करके रखा हुआ था। किन से छिपाना चाह रही थी वो? अपनी फ्रेंड्स से, अपने टीचर से। उसने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था कि वो छिपा सके अपनी इस बढ़ते हुए बहरेपन को। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, अब मतलब कि कब से उसकी मदर को कौन सी एज में पता चला? 8 ईयर्स की थी जब वो, और जब वो 11 ईयर्स की हो गई, मतलब कि 3 ईयर्स तक शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिट्रियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। कहते जो उसके ये कुछ मार्क्स, मतलब कि जब वो 11 ईयर्स की होगी तो कुछ एक दिखाई देने लग गया, कुछ एक समझ में आने लग गया लोगों को, उसको दिखाने, मतलब कि समझ में आ रहा था लोगों को। उसकी हेड मिस्ट्रेस ने अर्ज किया, उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, जब लोगों को, जब उसके टीचर्स को, उसके फ्रेंड्स के सामने जब उसके ये मतलब कि साइन पता चल रहे थे कि नहीं, उसको सुनाई नहीं देता है, ध्यान से नहीं सुनती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला कि उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये बताया गया, तब ये जांचा गया कि जो उसकी हियरिंग थी, जो उसकी सुनने की क्षमता थी, वो बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि ये किस चीज़ का रिज़ल्ट था? उसकी जो नर्व थी, देखो हमारी नर्व्स जाती हैं, हर एक चीज़ की हमारी नर्व होती है, उसकी नर्व डैमेज हो रही थी धीरे धीरे। उसकी जो सुनने की, जो कान पे जो नर्व हमारी, नस हमारी जाती है, वो जो नर्व थी वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी, जिसके कारण उसकी सुनने की क्षमता जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी। they were advised that she should be fitted with hearing aids. उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया, उन्हें सलाह दी गई कि उसको हियरिंग एड, जो कानों में सुनने की मशीन लगाई जाती है उसको हियरिंग एड कहा जाता है, उन्हें मतलब कि एवलीन को
हियरिंग एड्स लगाई जानी चाहिए, सुनने की मशीन लगाई जानी चाहिए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसको ये कहा गया कि उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो कि बहरे लोगों के लिए अलग से स्कूल होते हैं, जहाँ पे उनको हाथों के द्वारा साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, यूज़ करके उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उस स्कूल में भेजा जाए। लेकिन एवलीन ने क्या कहा, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कहती जब मेरे पेरेंट्स को ये बताया गया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे सामने तो सब अंधेरा छा गया है, काला सा हो चुका है, अंधेरा छा गया है, क्योंकि उसकी लाइफ उसको एक पॉइंट पे आके एंड होती सी नज़र आ रही थी। बट एवलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलीन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटर्मिंड, डिटर्मिंड का मतलब होता है पक्का इरादा। डिटर्मिंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने अपना पक्का इरादा कर लिया कि भाई मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसने अपना म्यूज़िक में इंटरेस्ट अपना डालना शुरू किया। परस्यू का मतलब होता है लेना, करना, राइट। उसने अपना म्यूज़िक, जो इसका हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, उसने अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को और ज़्यादा अच्छे से उसको किया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की ना जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन, ये देखिए, ये होता है जाइलोफोन, ये ऐसे स्ट्रिंग्स बनी होती है, देखो ये बड़ी से लेके छोटी तक होती हैं। इनके साथ हमारे पास एक स्टिक्स होती है, इनके साथ हमें बजाना होता है इनको, और हर एक से ये देखो, ये अच्छे से, ये देखो, ये देखो, ये होता है ना, ये इनको जो से ये ऊपर दो स्टिक्स पड़ी है ना, इसको बजाया जाता है। ये जो बड़े वाले डॉट्स हैं ना, ये वाले, ये वाले जो डॉट्स हैं, इसके साथ हम लोग हिट करते हैं इन स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे ये नोट्स होते हैं म्यूज़िक के, तो ये हमारा इससे बजाया जाता है। ये वुडन बार्स होते हैं, देखो यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लेंथ की होती है। ये वाली जो वुडन बार्स होती हैं अलग अलग लेंथ की होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं, हर एक लेंथ में से अलग म्यूज़िक निकलता है, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग अलग लेंथ की बनाया जाता है, इसको जाइलोफोन कहा जाता है, राइट। तो उसने देखा कि एक लड़की ना ये जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी ये बजाना चाहती है। यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा, यहाँ पे प्ले का मतलब बजाना होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारी उसकी टीचर्स ने उसका उत्साह ख़त्म किया, उसको मतलब कि उत्साह वर्धन नहीं किया, उसके उत्साह को बढ़ाया नहीं, बल्कि उसके उत्साह को कम किया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट मतलब मैंने आपको बताया ड्रमर, एक ड्रमर थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स, ये नाम याद रखिएगा प्लीज़। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी इस क्षमता को जांच लिया, पहचान लिया कि भाई इस लड़की में कुछ ना कुछ बात है, इसमें एक पोटेंशियल है, ये कर सकती है कुछ ना कुछ, इसके अंदर एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है जो कि और भी आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ाया जा सकता है जिसको। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अब उसने उसको पढ़ाना सिखाना, उसके पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। उसने शुरुआत करी बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने 2 बड़े ड्रम्स को, क्योंकि वो ड्रमर था, उसने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू किया। और उसने क्या कहा, देखो यहाँ से उसकी लाइफ चेंज हुई थी। यहाँ से उसने बोला, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने कहा तुम अपने कानों के थ्रू मत सुनो, उसको सेंस करो, उसको फील करो किसी और तरीके से। सुनना नहीं है, सुन तो नहीं सकती थी, सुनना नहीं है, उसको फील करना है किसी और तरीके से। सेज एवलीन, फिर एवलीन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड, जब एवलीन का ये इंटरव्यू लिया जा रहा था ना, तब एवलीन ने कहा था, कहती तभी अचानक आई रियलाइज्ड, मैंने फील किया, मैंने रियलाइज़ किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बड़े वाले ड्रम को फील कर सकती हूँ अपने अंदर।
देखो यहाँ पे रियलाइज का मतलब भी मैं आपको फील बोल रही हूँ, फील को भी फील बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग मीनिंग रहेंगे इसके। सडनली आई रियलाइज कहते तभी मैंने ये देखा, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा मैंने पहचाना अंदर ही अंदर कि मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ बड़े वाले ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर मैं बड़े ड्रम की बीटिंग को फील कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे वाले ड्रम को मैं कमर से नीचे उसकी म्यूज़िक को मैं फील कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पे उसको समझ में आ गई, उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई म्यूज़िक को केवल सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको फील करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी में। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने वो एक्सरसाइज रिपीट करी ड्रम बजाने की, एंड सून एवलीन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब एवलीन ने तुरंत ये एक नई खोज करी अपने अंदर कि भाई वो तो अलग अलग नोट्स को, अलग अलग जैसे आप नोट्स म्यूज़िक में नोट्स लगते हैं ना, उनको अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। कहती मैं समझ चुकी थी, मेरा दिमाग भी शायद खुल चुका था, अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के साथ कैसे मैंने मैच करना है, मैं मैच करने लग रही थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यहाँ से कहती मेरी शुरुआत हुई, और आगे जो हुआ सिर्फ उसका एक पक्का इरादा और उसका हार्ड वर्क था, राइट। अब देखो, मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओ, नो। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दिस इज साउंड ऑफ म्यूज़िक। हार मान के बैठ जाए लाइफ में, नहीं। हार मानने से क्या, हमें कोई आके दे नहीं देगा कि ये लो तुम लो, नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब इसको देखो, ये जो लड़की है सुन नहीं सकती थी, बट उसने अपने आप को आगे बढ़ाना था। अगर कोई नॉर्मल सा कोई और होता तो शायद वो हार मान के बैठ जाती, हियरिंग एड लगा के बैठ जाती, बट इसने पक्का इरादा किया कि नहीं, मुझे नॉर्मल लोगों के स्कूल में जाना है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे डेफ वाले स्कूल्स में, नहीं, मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रहूँगी, जो भी होगा उसको मैं सुनूंगी नहीं, उसको मैं अपने अंदर फील करूँगी। ये चीज़ उसने अपने अंदर लेके आई। बहुत उसने हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क का ये रिज़ल्ट था कि वो एक सोलो प्रिकशनिस्ट बन गई। हार्ड वर्क का ये रिज़ल्ट है कि हम आज उसका ये चैप्टर रीड कर रहे हैं। बेटे, एक तो ये एवलीन ग्लैनी, मतलब बड़ी इंस्पायरिंग इसकी लाइफ की स्टोरी है, और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी। एक थी हेलन केलर। हेलन केलर बहुत 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 इंस्पायरिंग उनकी लाइफ रही है। उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उनके साथ तो और भी सिवियर प्रॉब्लम थी। वो सुन नहीं सकती थी, वो देख भी नहीं सकती थी। स्टिल एक उनकी नॉवल है जो उन्होंने खुद लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर। ये स्टोरी उन्होंने खुद लिखी है। अगर कभी हुआ तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी आपको मैं, और कोशिश करूंगी आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताने की। तो ये लोगों की स्टोरीज़ जो थी ना, ये हैं जो ये हमारी लाइफ में एक इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी अपने आप को हार नहीं माननी किसी भी पॉइंट में। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये नहीं कि मैं तो बस मेरे से नहीं होगा, नहीं, करो, करना है। हमारी कोशिश है काम को करते रहना। काम को करते रहेंगे तो हम कभी हार नहीं मान सकते हैं इस चीज़ से, राइट।